हेलो फ्रेंड्स। BABG 171 अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर, उसकी 19 यूनिट हम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द आइडियाज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। अम्बेडकर जो थे उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसके अलावा कुछ अदर कमेटी भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिनके वो मेंबर थे, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, माइनॉरिटीज़ सब कमेटी। और इसके अलावा कुछ अदर इश्यूज़ पे भी उनका इंटरवेंशन मीन्स उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किस में वो थे द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द पावर ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म, सोशल एंड इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो इसको थोड़ा सा आपको समझना है। ये जब आप लिखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक क्या है, दोबारा से एक बार मैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप सीधा ही ये ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि जो अम्बेडकर थे वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको कहा जाता है। और उसका कारण यही है सबसे मेन, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे और ड्राफ्टिंग कमेटी ही वो कमेटी थी जो लिखने का काम कॉन्स्टिट्यूशन को इसी कमेटी को दिया गया था। इसके अलावा मैंने बात की कुछ अदर कमेटीज़ के भी वो मेंबर थे, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, है ना। और कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट इशू हैं आप सोच के देखें एक बार। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये, ठीक है। तो इसके अधिकारों की जब बात हुई तो भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना और जुडिशरी का जो को पावर जो मिली है, ठीक है। और उसमें स्पेशली जो जुडिशियल एक्टिविज़म जो पावर है, जुडिशियल एक्टिविज़म जो पावर है उसमें क्या होता है कि कोई भी इशू अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि लॉ बनाने के तहत प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, तो उसको वो जांच कर सकती है जुडिशियल एक्टिविज़म के तहत, ठीक है। और वैसे भी जुडिशरी को हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट बनाया गया है, तो पावर ऑफ जुडिशरी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पावर का डिवीज़न है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो पावर का डिवीज़न है ये है फेडरलिज्म। और इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उन्होंने बात की, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की। उन्होंने हमेशा से माना कि सिर्फ अगर आप किसी को राइट टू वोट का अधिकार दे देते हैं तो ये पॉलिटिकल राइट तो हुआ, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सही डेमोक्रेसी के लिए हमें क्या करना होगा, सोशल मीन्स सोशली मीन्स समाज में सभी लोग इक्वल हों, कास्ट कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। तो सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की भी उन्होंने बात की अलोंग विद द पॉलिटिकल इक्वालिटी या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में लिखेंगे। इसके अलावा अंबेडकर जो थे 1932 में उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड की थी। हालांकि गांधी के साथ उनका डिस्प्यूट हो गया था और बाद में पूना पैक्ट भी हुआ, जिसके तहत अंबेडकर जो थे, क्योंकि हुआ प्रॉब्लम ये थी ना कि पूना पैक्ट जो हुआ, मीन्स आप ऐसे समझो इसको कि सेपरेट इलेक्ट्रोड जो थे उसके पक्ष में थे अम्बेडकर। अम्बेडकर का ये कहना था कि जैसे SC ST जो माइनॉरिटी जो वर्ग है ना, तो उस एरिया में मान लो कैंडिडेट भी वही खड़ा हो SC ST के ही, और वहाँ वोटिंग का अधिकार भी इन्हीं लोगों को हो। तो वो चाहते इसलिए थी ताकि निचले तबके के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े पावर में। लेकिन गांधी इसके खिलाफ थे। गांधी को लगा कि इससे तो समाज में और ज़्यादा डिवीज़न होगा। तो इसीलिए गांधी जब इनको समझाते हैं और अम्बेडकर नहीं मानते तो वो फास्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। मतलब अन्न और ये सब चीज़ें त्याग देते हैं। तो बाद में अम्बेडकर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उस दबाव में फिर फाइनली अम्बेडकर को अपनी जिद जो है सेपरेट इलेक्ट्रोड की छोड़नी पड़ती है और फिर पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट ये प्रीवियस के लेक्चरों में भी हमने देखा है, पूना पैक्ट जो है वो अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारे काम का ये सिर्फ इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जब हम बात करते हैं और आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें आप ज़रूर ध्यान रखें कि सेपरेट इलेक्ट्रोड के पक्ष में थे अम्बेडकर, ठीक है। और बाद में जब पूना पैक्ट हुआ तो सेपरेट इलेक्ट्रोड की जिद को तो उन्होंने छोड़ दिया, बट फिर उन्होंने कहा कि रिज़र्व सीट होनी चाहिए। और रिज़र्व सीट जो है वो हमारे जैसे जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है अब वहाँ पे भी रिज़र्व सीट हैं SC ST की, सेम पार्लियामेंट लोकसभा में भी हैं, ठीक है। तो ये मतलब रिज़र्व सीट का जो प्रोविज़न है इसका भी कंट्रीब्यूशन किनको जाता है, अम्बेडकर को।
तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमने देखी कि क्यों अंबेडकर जो है उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेजर इश्यूज़ हैं, उसमें इनका ही योगदान है। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब इसको भी ध्यान से देखो, समझना है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ना, वो दिसंबर 1946 में उसने अपना मीटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। और कुछ लोग कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो अनरिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ठीक है, आपको इस टॉपिक को ध्यान से समझना है, क्रिटिसाइज इसको कैसे करना है। जैसे क्रिटिक्स जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही उसमें मेंबर थे। तो ये दूसरा क्रिटिक्स हुआ। कुछ तीसरे जो टाइप के जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी उसके जो मेंबर थे वो सारे एलाइट वर्ग से थे, मीन्स पढ़े लिखे और पैसे में पावरफुल। ठीक है, ये क्रिटिक्स के व्यू हमने देखे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसा है नहीं एक्चुअल में। उसका कारण है, देखो कारण ये है कि जो उस समय की जो कांग्रेस भी थी तो वो सिर्फ कोई एक आइडियोलॉजी को लेके नहीं चल रही थी। उसमें मेजर जितने भी अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स थे, ठीक है, जो बेस्ट जो लोग थे, वो सभी उस पार्टी के मेंबर थे। एक तो ये चीज़। दूसरा, आप सोच के देखो, उस समय जब देश डिवीज़न हुआ, बंटवारा हुआ, तो उस दौरान डायरेक्ट इलेक्शन कराना तो पॉसिबल था नहीं। ठीक है, वो तो ईजी बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो आप इलेक्शन नहीं करा सकते थे। तो जो हमने चुना मेंबर्स को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए, वो किस रूप से चुना, तो वो इनडायरेक्टली उनका सिलेक्शन हुआ था। और अलग अलग एरिया से जो एक्सपर्ट्स जो लोग थे उनको बुलाया गया। और सबसे मेन चीज़, हर एक तबके, हर एक वर्ग के लोग उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में थे। मीन्स ट्राइबल कम्युनिटी से भी लोग थे, प्रिंसली स्टेट से भी थे। ठीक है, और लॉ फील्ड के जानकार थे, कोई एजुकेशनिस्ट है, जैसे सोशलिस्ट है, हर तरीके के तबके के लोग थे। तो हम ये नहीं कह सकते, मतलब क्रिटिक्स की बातों को हमें उसको नहीं लेना है। हम यही कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो बहुत ही बेस्ट और वेल एजुकेटेड पीपल से वो भरी हुई थी, और तभी हमने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और सबसे मेन चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूट बनाने के दौरान जितनी भी डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, वो बहुत फॉर्मली उसको रखा गया। मीन्स न्यूज़पेपर वगैरह में भी आते थे। कोई किसी इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तो ये कमेटीज़ जो बनाई गई थी, अलग अलग कमेटी, उन कमेटीज़ को वो इश्यूज़ भेजे जाते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ इसमें निकल के आते हैं। फिर हुआ क्या, देखो इसमें अगर थोड़ा बैकग्राउंड में चलें तो 1930s के आसपास ब्रिटेन ने क्या बोला था। ब्रिटेन ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा योगदान होगा, लेकिन इंडियंस ने बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन या ब्रिटिश की बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेना चाहते अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, मीन्स इंडियन लीडर्स के तहत, वो ये है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं, ना कि किसी दूसरे की हेल्प से। सेल्फ गवर्नमेंट की उसमें बात की गई। इसका मतलब ही है कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो बिना किसी प्रेशर, बिना किसी दबाव के एब्सोल्युटली फ्री होगी, और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कि अंबेडकर ने स्टार्टिंग से ही जोर दिया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ पे। और उन्होंने कहा था कि ये जो हर एक आदमी को वोट करने का अधिकार है, इसको फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। हालांकि इनके इस व्यू को अपोज्ड किया गया अदर्स मेंबर्स ने। ठीक है, लेकिन मेन हमें यहाँ समझना है, क्योंकि हम तो अम्बेडकर पढ़ रहे हैं, तो हमारा व्यू यहाँ पे ये है कि अम्बेडकर ने जो वोटिंग राइट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, पहले वो 21 साल था, 21 साल से ज़्यादा के लोग वोट कर सकते हैं, अभी वो 18 हो गया है। तो उन्होंने, अम्बेडकर ने इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फंडामेंटल राइट के तहत रखने की बात की गई थी। ठीक है, बाकी हमने ऊपर जो चीज़ें देखी कि सेपरेट इलेक्ट्रोड के पक्षधर थे। और ये जो पॉइंट हमने जस्ट अभी देखा कि 1930 के दौरान जो ब्रिटिश ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे, तो अदर लीडर के साथ ही अम्बेडकर भी इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम अपना, मीन्स इंडिपेंडेंट इंडिया, जो आज़ाद इंडिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे अम्बेडकर के व्यू आपने देखे हैं। आगे अगर हम देखें तो क्या है कि ऑल एडल्ट इंडियन वर हैव टू राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, नो रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
देखो हुआ क्या था, जो 1909 और 1919 के जो एक्ट है ना, उस एक्ट में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन थी राइट टू वोट करने में। लेकिन यहाँ पे अंबेडकर ने यही बोला, और ऑफ कोर्स अदर लीडर्स ने भी, कि ऑल एडल्ट इंडियंस, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब भी है, जैसे पहले 21 साल था, तो 21 साल का जो भी पर्सन हुआ, चाहे फिर वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो जो भी उसका बैकग्राउंड रहा हो, वो वोट कर सकता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। इन द सेम वे बाद में 18 हुआ, तो हमारे यहाँ पे मीन्स आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब मायने नहीं रखती है। जस्ट आपको एक एज क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा, और उसके बाद आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। और अम्बेडकर ने देखो यहाँ पे जब एडवाइजरी कमेटी के वो हेड थे, तो उन्होंने असेंबली में बोला भी था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है उसको फंडामेंटल राइट में होना चाहिए। हालांकि उनकी इस बात को ओवर रूल्ड कर दिया गया। लेकिन जब आप आंसर में लिखेंगे, तो क्योंकि आपको अम्बेडकर का व्यू लिखना है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर लिखेंगे कि वो सपोर्टर थे किसके, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फंडामेंटल राइट में रखा जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडिपेंडेंट इंडिया के जो इलेक्शन होंगे, उसमें शेड्यूल जो कास्ट है उसको प्रॉपर जगह मिले, ठीक है। या तो उनको रिज़र्व उनकी सीट की जाए, और अगर रिज़र्व सीट नहीं हो, ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ इन दोनों पॉइंट से निकल के ये आता है कि वो चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट में, क्योंकि जितना ज़्यादा इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, उतना ही ये लोकल को बेहतर कर पाएंगे अपने लोगों के लिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जैसे पारसी कम्युनिटी है, ठीक है, सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन, एससी, तो मीन्स अदर कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में थे। और मीन्स इन्होंने अंबेडकर जो थे, इन्होंने हर एक वर्ग, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें कि माइनॉरिटीज़ जो वर्ग है, उसके ऊपर तो इनका बहुत ज़्यादा ही जोर था। तो मैं खैर ये जो पॉइंट है ना, ये उसमें ये बता रखा है, जो हम ऊपर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, कि कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था उसमें। तो उस चीज़ को आपको लिखना है कि ऐसा नहीं है। और ये ऑलरेडी मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मेंबर भी थे, प्रिंसली स्टेट के थे, ठीक है, पारसी, मुस्लिम, सिख कम्युनिटीज़ के मेंबर थे, हिंदू कम्युनिटीज़, क्रिश्चियन, एससी, एसटीज़, वुमेन, ठीक है, हर एक तबके के लोग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में थे। आगे जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंबेडकर हैड ऑलवेज सपोर्टेड रिजर्व सीट फॉर द एस सीट। ये हमने देखा कि उनका पूरे जीवन जो है। एक और चीज़ देखो, अंबेडकर मार्क्स से कैसे अलग हैं। मार्क्स ना हमेशा क्रांति की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को तबाह करना है, तो आप उसमें हथियार भी उठाएं, अगर रिवॉल्यूशन भी करें तो चलेगा। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हमें अपने अधिकार जो हैं वो लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं, लेकिन उसका जो तरीका होगा वो होगा संविधान, मीन्स प्रॉपर रूल और प्रोसीजर के तहत। तो यहाँ पे उसी का ही एक ये पक्ष दिखता है कि वो क्यों इतने हमेशा बोलते रहे कि जो एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ठीक है, उनकी सीटें या तो रिज़र्व होनी चाहिए असेंबली में, या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट आप कराओ। क्योंकि उसका सार यही था कि वो चाहते थे कि अलग से जब रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इन तबके के लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो वो अपने लोगों के लिए बेहतर कानून बना पाएंगे, अपने लोगों से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं उनको वो पार्लियामेंट में उठा पाएंगे, और तभी सही मायने में आप इन लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको करप्शन दूर करना है, आपको समाज में बेहतर चीज़ें करनी है, तो नो डाउट तरीके तो बहुत सारे हैं, आप अलग अलग तरीके से भी समाज में बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन तरीका है वो है बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि आप जो सिस्टम है गवर्नमेंट जो है उसके अंदर घुसें, और जब आप पोजीशन पे पहुंच जाएं तो वहाँ पे आप अपने बेहतर तरीके से काम करें, है ना। तो सेम है यहाँ पे भी, कि वो चाहते थे कि जो नीचे तबके के लोग हैं ये प्रॉपर गवर्नमेंट में पहुँचें, एक बार वहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन हो, और फिर वो अपनी बातों को वहाँ पे उठा पाएँ, अपने मुद्दे जो हैं वो पार्लियामेंट में उठा पाएँ और उनसे रिलेटेड कानून बनवा पाएँ।
इसके अलावा उन्होंने ये भी माना कि जो लोग हैं, जैसे जो स्पेशली जैसे हम बात करें कि रिलीजियस माइनॉरिटी के या रिलीजन एक दूसरे को टारगेट करते हैं रिलीजन बेस्ड, ठीक है, या सेपरेट इलेक्ट्रोड की जो बात करते हैं, तो कई लोगों ने इसका जो विरोध किया, तो उन्होंने जस्ट उसका ये जवाब दिया कि कास्ट सिस्टम भी तो एंटी नेशनल है। ठीक है, देखो आप इस चीज़ को समझना है। मामला यहाँ पे ये है, द टेंशन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर माइनॉरिटी एंड सो कॉल्ड कॉमन इंटरेस्ट प्लेड आउट थ्रू आउट द प्रोसीडिंग ऑफ असेंबली। असेंबली में ना कई मुद्दे बहुत ज़्यादा गरमाए। ठीक है, जैसे अभी मैंने जो बात की सेपरेट इलेक्ट्रोड को लेकर अम्बेडकर जी का विरोध भी हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि जो कास्ट सिस्टम है वो तो हमेशा से एंटी नेशनल रहा है, ठीक है, और फिर भी वो हमेशा से चलता आया समाज में और उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। तो अम्बेडकर यही कह रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सेपरेट इलेक्ट्रोड कराइए, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट जब तक कि जो रेशो है या जो पोजीशन है निम्न वर्ग के लोगों की वो बेहतर ना हो जाए, तब तक हम सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है वो करा सकते हैं या फिर सीट रिज़र्व कर सकते हैं। इन दोनों में से एक उन्होंने ज़रूर इसके ऊपर जोर दिया। और इसमें अंतर मैं आपको बता चुका हूँ। सीट रिज़र्व में तो ये होता है, जैसे अभी जो प्रोसेस है वो सीट रिज़र्व का है, तो मतलब जो सीट रिज़र्व है उसमें SC और ST के कैंडिडेट ही खड़ा होगा और फिर वोट सभी लोग करते हैं मिल के, ठीक है। और ऑफ कोर्स कोई भी पार्टी है तो वो अपने अपने SC ST कैंडिडेट खड़ी करेगी और उसमें से कोई तो जीतेगा ही, तो जो भी जीते ओवरऑल SC ST का तो रिप्रेजेंटेशन हो ही रहा है। और दूसरा उन्होंने बोला था कि अगर रिजर्वेशन आप नहीं दोगे सीट का तो फिर सेपरेट इलेक्ट्रोड कराओ। लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रोड हमने क्यों नहीं अपनाया, उसका कारण जो है वो ये था, जो गांधी ने भी बोला था, क्योंकि अगर आप वहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रोड में प्रोविज़न ये है कि सिर्फ SC लोग ही वोट करेंगे अपने कैंडिडेट को और या फिर ST लोग ही अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे, तो उससे तो समाज कुछ ज़्यादा ही टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गांधी खिलाफ थे अम्बेडकर के, और वो फिर बाद में उन्होंने जिद अपनी सेपरेट इलेक्ट्रोड की छोड़ भी दी थी। बट मेन यहाँ पे हम समझ बस ये रहे हैं कि असेंबली में ये मुद्दे बहुत ज़्यादा गरमाए थे, बहुत ज़्यादा इशू इस पे हुआ था। तो अम्बेडकर जो हैं वो हमेशा से उन्होंने अपनी बात को फर्मली रखा है, ठीक है, और उन्होंने यही कहा है कि जो कॉमन इंटरेस्ट है और जो नीचे तबके के लोगों का, उसको उन्होंने हमेशा से इंश्योर करने की बात की है असेंबली में। इसके अलावा उन्होंने एक और भी बोला कि SC ST का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ लेजिस्लेचर में ही नहीं बल्कि कैबिनेट में भी, ब्यूरोक्रेसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि कुछ टाइम के लिए हमें ऐसा कर देना चाहिए कि रिजर्वेशन जो है वो क्वालिफिकेशन या टेस्ट के आधार पे नहीं, मीन्स कुछ सीटें आप बिल्कुल रिज़र्व कर ही दीजिए ब्यूरोक्रेसी में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, ठीक है, ताकि वहाँ पे भी लोग पहुँचे। तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, गवर्नमेंट की जो अदर जो जॉब्स हैं, जैसे चाहे वो सिविल सर्विस है, UPSC, ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, तो वहाँ पे भी लोगों की सीट रिज़र्व करनी चाहिए ताकि ये लोग पढ़ें और इनके जो लोग हैं, नीचे तबके के लोग वहाँ पे पहुँचे और फिर वे अपने समाज को उठाने के लिए काम कर सकें। देखो वो बात अलग है कि SC ST बहुत सारे लोग पढ़े भी, बहुत सारे अफसर भी बने और बहुत सारी आज अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं भी, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन हम तो यहाँ अम्बेडकर का विज़न जानना चाहते हैं, और तो वही हम देख रहे हैं कि उनकी सोच ये थी, ठीक है, कि ये जो लोग हैं जो भी आगे पढ़ेंगे तो वो अपने साथ साथ अपने ही वर्ग, अपने ही लोगों को भी वो खींच लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, खैर वो अम्बेडकर का वो विज़न सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि अम्बेडकर की जो दृष्टि थी, उनका जो विज़न था वो, और ज़रूरी नहीं है ना जो SC ST में जो बहुत ऊंचे पोजीशन पे लोग हों उनमें भी वही विज़न या वही दृष्टि हो, ठीक है। आगे है फिर इसके अलावा अम्बेडकर ने 2 एडवांटेज बताई। उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल SC या ST के जो वर्ग हैं वो पब्लिक सर्विसेज में क्यों होने चाहिए, उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण तो वही है कि अगर वो लोग पहुंचते हैं तो एजुकेशन उनको देख करके, जैसे मान लो अब SC से, ST से, कहीं गांव से और उस वर्ग से कोई लोग अफसर बनता है, तो उनको देख देख के जो दूसरे लोग हैं वो भी प्रेरणा लेंगे और वो भी अपनी एजुकेशन को बेहतर करेंगे। एक तो ये था, और दूसरा उन्होंने ये बोला कि मोर ऑफिसर जब आएंगे पब्लिक सर्विसेज में तो वो उनके पास पावर होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर UPSC के थ्रू आप जाते हैं, IAS IPS ऑफिसर बनते हैं आप, तो आपके पास पावर होगी और उस पावर के दम पे आप क्या कर सकते हैं,
जो अपने अधिकार हैं, जो लोग अपने समाज के लोगों का अधिकार है उसके लिए लड़ाई कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, जैसे वहाँ पे हिंदू ऑफिसर भी होंगे, ठीक है, तो कई बार वो कई प्रॉब्लम यह होती है ना, जैसे अम्बेडकर ने ये कहा कि जब ये नीचे तबके के जो लोग हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन बेहतर होगी, तो अपर प्रिविलेज के लोग पहले ही सत्ता में जो बैठे हैं और वो कई बार अपने ही लोगों को बचाने के लिए केस दर्ज नहीं करते, इंक्वायरी अच्छे से नहीं करते। तो अम्बेडकर ने यही कहा कि जब ये लोग पहुंचेंगे तो बेहतर तरीके से इंक्वायरी भी कर पाएंगे और फिर कोई भी हो गुनहगार, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग से हो या किसी भी वर्ग से हो, उसको सज़ा दी जा सकती है। तो ये कुछ उनका विज़न था, जो उन्होंने बोला कि भाई क्यों वो सपोर्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा SC ST लोगों का संख्या जो है वो वहाँ पे पहुँचे पब्लिक सर्विसेज में। अब यहाँ पे देखो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने साइड में जो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर वाई स्टेट इज़ इम्पर्सनल। अब इस चीज़ का मतलब समझना पहले। देखो व्हाट्सएप की लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ सभी सेक्शंस का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मीन्स माइनॉरिटी हैव नॉट एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। देखो ध्यान से सुनना आप एक बार मेरी बात। अम्बेडकर ने जोर दिया पर्सनल, ये कि स्टेट जो है वो पर्सनल होना चाहिए। अब ये पर्सनल का मतलब क्या है, देखो पहले आप इसको समझने के लिए इस येलो जो अंडरलाइन मैंने किया है इसकी बजाय आप यहाँ आओ, जो ये मैंने नोट्स में लिखा है कि अम्बेडकर ने कहा कि जो राज्य है वो इम्पर्सनल क्यों है। देखो तो उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि सर आप यूँ क्यों कह रहे हो कि जो राज्य है वो इम्पर्सनल है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंडिया को इम्पर्सनल राज्य है क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो पावरफुल लोग हैं, ठीक है, या जो मेजोरिटी में हैं वही सिर्फ रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी सही मायने में जो राज्य है वो पर्सनल बनेगा। यहाँ पर्सनल मतलब आप ये मत सोचें जैसे कोई आपकी कोई पर्सनल चीज़ होती है, नहीं। यहाँ पर्सनल मतलब एक एब्सोल्यूट में ले लो कि कौन सा राज्य बिल्कुल एब्सोल्यूट होगा, कंप्लीट होगा, या फिर सही मीन्स पावरफुल होगा, कौन सा राज्य है। तो वो राज्य जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो देखो यही है यहाँ पे, अब येलो पॉइंट पढ़ते हैं। अम्बेडकर एम्फेसाइजेज ऑन पर्सनल ये पर्सनल आगे रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी एट लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू द SC and ST। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो इम्पर्सनल अगर आप समझ गए ना, तो पर्सनल जस्ट आप इसके ठीक उल्टा। तो इम्पर्सनल क्यों कहा है उन्होंने राज्य को, इसलिए कहा है क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगर हमें इसको पर्सनल बनाना है तो क्या करना होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन करना होगा। ये चीज़ आपको बस समझ आनी चाहिए। तो देखो ये टॉपिक से मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन इन द इम्पर्सनल स्टेट। तो ये जो इम्पर्सनल वर्ड है ना, इसका मतलब मैंने आपको यहाँ पे ये व्हाट्सएप की लैंग्वेज में बताया है, ठीक है। तो पर्सनल स्टेट के ऊपर उनका फोकस है, ये भी मैं आपको बता चुका, जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सभी वर्ग का। आगे है, अम्बेडकर ने कहा कि इट वॉज द कास्ट सिस्टम दैट वॉज द बिगेस्ट एंटी नेशनल फोर्स। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, एंटी नेशनल अगर कोई एलिमेंट्स रहे हैं, तो वो था कास्ट सिस्टम, जिसने हमेशा से देश को पीछे भी रखा। और अम्बेडकर ये मानते हैं कि इंडिया जो गुलाम हुआ उसके पीछे भी सबसे बड़ी जो रीजन है ये है कास्ट सिस्टम का ही होना। तो उन्होंने कहा कि ये कास्ट सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, जब तक सत्ता में जो नीचे तबके के लोग हैं वो नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पर्सनल रिप्रेजेंटेशन की बात की। और हाँ, इतना ज़रूर है, उन्होंने देखो लास्ट में लिखा भी हुआ है कि पर्सनल रिप्रेजेंटेशन वॉज टू बी ए टेम्परेरी मेजर। कई लोग ना क्या करते हैं, जो गलत भ्रांतियाँ भी फैलाते हैं। कई लोग कहते हैं कि अम्बेडकर स्टार्टिंग से ही पक्षधर थे कि ये हमेशा चलेगा, ऐसा नहीं है। अम्बेडकर का विजन बहुत ही महान था। उन्होंने कहा कि जब तक की चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती, तब तक आप ये रिज़र्व सीट भी रखें, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हर जगह उनको रिज़र्व सीटें करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका दें। लेकिन ये टेम्परेरी होगा, जैसे समाज बेहतर होगा, जैसी सिचुएशन नीचे तबके के लोगों की सुधरेगी, उसके बाद ये चीज़ें बेशक से बंद कर दें और फिर कंपटीशन के आधार पे ही हर जगह चीज़ें होनी चाहिए। तो अम्बेडकर का विजन जो था वो टेम्परेरी बेसिस पे था और उनको ये लगता था कि शायद समाज कुछ सालों बाद सुधर जाएगा। लेकिन जो राजनीति है वो इतनी गंदी राजनीति है कि आज तक
जो है वो सेम चीज़ें चलती आ रही है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। किसी को भी SC ST माइनॉरिटीज़ वर्ग और जो निम्न तबके के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो उसमें इंटरेस्ट इतना नहीं है उनका, बल्कि उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि कैसे इस जो वोट बैंक है इसको अपनी ओर मिलाया जाए। और इसीलिए हम इस चीज़ को अब तक खींचे चले आ रहे हैं। बट बाकी अम्बेडकर ने नहीं बोला था कि 70 साल 80 साल तक भी ये चीज़ें चलेंगी। उनको ये था कि शायद 20 साल 25 साल में चीज़ें सुधरेंगी और उसके बाद अपने आप से ही ये चीज़ें रिज़र्व सीट और रिज़र्वेशन ये सब ख़त्म करके प्योरली कंपटीशन के आधार पे हर चीज़ में सिलेक्शन होगा। और लास्ट में यही है कि ही ऑल्सो रोट अबाउट सेकुलर कॉमन इंटरेस्ट। तो उन्होंने यही कहा कि जो राज्य है वो अपनी सेकुलर आइडेंटिटी को हमेशा बचा के रखे। और सेकुलर आइडेंटिटी का मतलब ही है जहाँ पे एक रिलीजन नहीं होगा, राज्य का सभी रिलीजन, सभी जो धर्म है उनकी समान तरीके से रिस्पेक्ट होगी और सभी रिलीजन को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर और आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो बीच में भी जो अंडरलाइन जस्ट किया है आप उतना ही पढ़ें। फिर भी आपको थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा देखना हो तो हल्का फुल्का आप बीच में पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें। थैंक यू।